नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोहलपुर थाना क्षेत्र के दमोह नाका समता कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो सगे भाइयों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना दोपहर की है जब गढ़ा थाना क्षेत्र निवासी अंबर अपनी बहन के घर गया हुआ था। इसी दौरान दीपक और विष्णु रेखवार नामक दो सगे भाइयों ने अंबर पर अचानक फायरिंग कर दी। बंदूक से निकली दो गोलियों में से एक अंबर के सीने में लगी, जबकि दूसरी गोली उसके पेट के पास लगी। फायरिंग के बाद दीपक और विष्णु मौके से फरार हो गए हैं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला? हाँ, आज दोपहर 3 बजे की ये घटना है। ये समता कॉलोनी है थाना गोहलपुर क्षेत्र में। इसमें दीपक और विष्णु रेखवार ये दो भाई हैं। इन्होंने एक अंबर जो है गढ़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको पुरानी रंजिश पे से गोली मार के घायल किया है। उस अंबर की जो है बहन यहाँ रहती है, यहाँ पर आया हुआ था। यहीं पर ये दोनों आरोपियों ने उसको जो है गोली मारी है, जो गंभीर रूप से घायल होकर मेडिकल में इलाजरत है। दोनों आरोपियों को चंद घंटों बाद ही थाना प्रभारी गोहलपुर जो है प्रतीक्षा मार्को उनकी टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गिरफ्तार किया गया है। उससे आरोपियों से जो आला जरद है पिस्टल, वो जब्त की गई है। कितनी गोली लगी है उसको? हाँ, उसको 2 गोली लगी, एक छाती में लगी और एक हाथ में लगी है। उनका क्या रिकॉर्ड है? जो घायल है उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, गढ़ा में है और यहाँ गोहलपुर में भी है। और जो आरोपी है उसका भी पुराना 2-3 रिकॉर्ड है दीपक का। क्या घटना हुई थी और कौन है? ये हमारा अंबर दमांड है। क्या नाम लिखता पूरा? कहाँ है? अंबर अहरवाल। क्या हुआ? ये गढ़ा छुई खदान के पास रहता है, चिकनी कुआं। तो इसकी बहन और मेरी घरवाली के साथ कुछ लोगों ने छेड़खानी करी कल रात में। तो उसको सूचना मिली तो वो आया सवेरे और एक पत्थर चलाने लगे, लड़ाई ली और एकदम से गोली चलाने लगे। कितने लोग आए थे गोली चलाने? पत्थर चलाने वाले 10-12 लोग थे, तो वो भाग गए। गोली चलाने वाले 3-4 लोग थे। क्या क्या नाम था उनका? नाम 3 पकड़ गए, अब 3 ही का नाम पता चला है। क्या क्या नाम है? एक का दीपक, एक का बाबू और एक का अभी का बता भूल गया मैं। बिस्सू। क्या विवाद चल रहा है इन लोगों का? इन लोगों का पहले से चल रहा है, 2-3 साल पहले विवाद चल रहा है। अच्छा, ये पूरा घटनाक्रम कहाँ पे हुआ? ये शांति नगर समता कॉलोनी, कौन सा थाना? सोनी किराना के गोहलपुर थाना, सोनी किराना के सामने। आपका नाम बताइए। रमेश राजपूत। जबलपुर के सिहोरा थाना अंतर्गत बीती रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर सफेद रंग की बुलेरो वाहन क्रमांक MT20ZL 9663 का चालक शाहिल जायसवाल निवासी नया बस स्टैंड को बाबा कुरैशी की टाल के सामने दबिश देकर रोका गया, जिसे सूचना से अवगत करवाते हुए तलाशी लेने पर बुलेरो वाहन के कंडक्टर सीट के सामने बने केबिन में एक पिस्टल एवं एक कारतूस मिला, जिसे बुलेरो सहित जब्त करते हुए आरोपी साहिल जायसवाल के विरुद्ध धारा 25, 27, 35 आयुध अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा की प्राप्त जानकारी के अनुसार पकड़ा गया आरोपी अपराधी प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध 4 अपराध अवैध वसूली एवं मारपीट के पंजीबद्ध है। थाना सिहोरा क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और थाना सिहोरा की संयुक्त टीम ने कल कंकाली मोहल्ला में रहने वाले एक साहिल जायसवाल जो बोलेरो से जा रहा था, जब उसको चेक किया तो उसके कब्जे से एक 32 बोर का पिस्टल देसी और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इसमें तत्काल उसके खिलाफ आर्म्स के तहत कार्रवाई की गई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे उससे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से ये पिस्टल लेकर आया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल MP नगर के पूर्व और वर्तमान तहसीलदार को फटकार लगाते हुए आदेश दिए गए हैं। अगली सुनवाई में दोनों ही उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यहां भी कहा कि लगता है कि भोपाल के तहसीलदार कलेक्टर और हाईकोर्ट से ऊपर हो गए हैं। सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस AK सिंह की कोर्ट में हुई। वहीं भोपाल के पंजाब नेशनल बैंक की ओर से दायर याचिका में कोर्ट ने बताया है कि
भोपाल के एमपी नगर जोन 1 में स्थित कान्हा केसल होटल के द्वारा लोन लिया गया था, जिसे न चुकाने पर उसे डिफॉल्टर कर दिया गया। होटल की प्रॉपर्टी के वैधानिक दस्तावेज मार्टगेज कराकर संचालकों ने बैंक से लोन लिया था। बैंक से लोन लेने के बाद जब किस्त जमा नहीं की गई तो बैंक ने सरफेसी एक्ट के तहत संपत्ति पर कब्जा करने कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया था। भोपाल कलेक्टर ने बैंक के पक्ष में आदेश जारी करते हुए तहसीलदार एमपी नगर को कब्जा सुपुर्द करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। कल उच्च न्यायालय में माननीय अवनींद्र कुमार सिंह न्यायमूर्ति जी की एकल पीठ ने भोपाल में एमपी नगर सर्कल में पदस्थ वर्तमान तहसीलदार आलोक पारे एवं पूर्व तहसीलदार सुनील वर्मा को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है और स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना उन्होंने करी है। ये केस पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रेषित एक रिट याचिका से उद्भूत हुई है, जहां पहले 2023 में कलेक्टर भोपाल ने पंजाब नेशनल बैंक के फेवर में और कान्हा कैसल होटल के विरुद्ध एक आदेश पारित किया था कि होटल की संपत्ति और जितनी भी संपत्तियां बंधक करी हैं उन्होंने बैंक के पक्ष में, उनका कब्जा तहसीलदार लेके बैंक को हैंड ओवर करेगा। क्योंकि समयबद्ध तरीके से तहसीलदार ने उसको हैंड ओवर नहीं किया, अतः पंजाब नेशनल बैंक ने एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बोला तहसीलदार को निर्देशित किया कि एक समयबद्ध तरीके से वो कब्जा लेके ऋणी से कब्जा लेके बैंक को मुहैया कराए, लेकिन क्योंकि समय सीमा ख़त्म होने के बाद भी कब्ज़ा नहीं दिया गया था, अतः पंजाब नेशनल बैंक ने एक अवमानना याचिका उच्च न्यायालय में पेश की। क्योंकि नोटिस होने के बाद भी ना तहसीलदार की तरफ से कोई वकील आए, ना कोई स्पष्टीकरण आए और ना ही पालन हुआ था, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों को व्यक्तिगत रूप से तलब करके स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई ना की जाए। सर कहाँ का था ये भोपाल का प्रकरण है और जो संबंधित तहसीलदार हैं वो एमपी नगर वृत्त के तहसीलदार हैं, दोनों पूर्व तहसीलदार और वर्तमान तहसीलदार। पूर्व तहसीलदार इसलिए क्योंकि जब आदेश पारित हुआ था तब कोई और तहसीलदार थे, तो उन्होंने भी पालन नहीं किया और उनके बाद जो दूसरे तहसीलदार पदस्थ होकर आए उन्होंने भी पालन नहीं किया उच्च न्यायालय के आदेश का। अगली तारीख जो है वो कोर्ट ने 24 अप्रैल फिक्स करी है मुकदमे में। जबलपुर में एक बार फिर से सोशल मीडिया की आड़ लेते हुए एक फर्जी कंपनी ने लाखों रुपए की चपत लगा दी है। मामला सिविल लाइन थाने से जुड़ा हुआ है। सिविल लाइन पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी नीलेश मसीह ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ द इंडियन क्लोथिंग कंपनी के द्वारा 4 लाख की धोखाधड़ी की है। पीड़ित ने जानकारी में बताया है कि वहां एक व्यापारी और सोशल मीडिया से उसे इस इंडियन क्लोथिंग कंपनी के विषय में जानकारी मिली, जिसके बाद उसकी व्हाट्सएप पर कंपनी के दलाल मंडल से बातचीत शुरू हो गई। इस दौरान पीड़ित द्वारा चयनित कपड़ों को डिलीवरी करने के नाम पर दलाल द्वारा फर्जी कोरियर बॉक्स का वीडियो बनाकर जल्द ही उस तक पहुंचाने का दावा किया गया। हाँ, ये कल सिविल लाइन में एक 420 का हमने अपराध पंजीबद्ध की है। इसमें कंप्लेनेंट का नाम है नीलेश मासी करके, सिविल लाइन का रहने वाला है। ये बिज़नेस का काम करता है। इन्होंने द इंडियन क्लोथिंग कंपनी करके एक फर्जी कंपनी है, उनको उस समय कंप्लेनेंट को पता नहीं था फर्जी कंपनी है करके। ये द इंडियन क्लोथिंग कंपनी का मालिक था दलाल मंडल करके। इसका मतलब एड्रेस वगैरह अब ट्रेस करने के बाद इसका बेंगलुर वगैरह दिखा रहा है। इन्होंने हमारा कंप्लेनेंट है नीलेश मासी के साथ एक फ़ोन से बात करता है और व्हाट्सएप के थ्रू चैट के थ्रू इन्होंने बात करने लगता है। उस समय इन्होंने कुछ आइटम्स को डिलीवरी करने के लिए दोनों पार्टियों के बीच में बात होता है फ़ोन पे ही। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह भेजते हैं आरोपी, हमने ये प्रोडक्ट्स को आपको डिलीवरी कर रहे करके, और एक फ़र्जी रिसिप्ट तैयार करके उन्होंने कोरियर वगैरह बनाने का एक छोटा सा वीडियो बना के कंप्लेनेंट को भेज देते हैं। कंप्लेनेंट उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और वो फर्जी डिलीवरी का स्लिप था उसके ऊपर भरोसे पे आकर उस आरोपी को 4,25,000 रुपये इन्होंने ऑनलाइन मोड पे ट्रांसफ़र कर लेते। उसके बाद कंप्लेनेंट उस स्लिप को, डिलीवरी का स्लिप वगैरह रहता है कोरियर का स्लिप, उन्होंने जाके चेक करा लिया तो उनको पता चल जाते ये फ़र्जी स्लिप है करके। उसके बाद ये आरोपी संपर्क में नहीं आते। उसके बाद ये थाना वालों ने इन अपराध के खिलाफ संज्ञान में लेते हुए इस आरोपी दलाल मंडल और ये फर्जी द इंडियन क्लोथिंग कंपनी के खिलाफ कल 420 की अपराध इनका पंजीबद्ध की है और आरोपी तलाशी में है। टोटल ये डील कितने में होती सर? ये टोटल 5 लाख के ऊपर का डील था, पर उन्होंने आइटम्स अभी डिलीवरी कर रहे हैं। अभी इतना हमने शुरुआत में हमने इतना उनको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ करके 4,25,000 रुपये उनको ट्रांसफ़र किया था।
संपर्क में कैसे आई ये जो ये यूजुअली ये ऑनलाइन के थ्रू ही आई है। ऑनलाइन में भी फॉर एग्जांपल आप लोग कहीं पे भी चेक करते हो ऑनलाइन पोर्टल्स में ये आइटम्स को रिलेटेड, उसमें ही ऑनलाइन का इनका पोर्टल दिखाई दी थी और उस पोर्टल के थ्रू ही इसका कांटेक्ट हुआ। तो उसके बाद इसके बीच में दोनों के बीच में मोबाइल नंबर शेयर हुआ। उसके बाद ये व्हाट्सअप में कम्युनिकेशन करने लग गए। इसमें कंप्लेनेंट है, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया ये कंपनी असली है कि नकली है। पहला इन्होंने इस मिस्टेक की वजह से इतना बड़ा इनके साथ फर्जीवाड़ा। टोटल कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई? तो एक ही आदमी के खिलाफ हुआ है, दलाल मंडल द इंडियन क्लॉथिंग कंपनी के खिलाफ, एक ही कंपनी और एक ही आदमी के खिलाफ एफआईआर हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती में होल्ड अभ्यर्थियों की दायर याचिकाओं की विस्तृत सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार केत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने 87-13% फॉर्मूले पर राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए सरकार से पूछा कि 13% भर्तियां को क्यों होल्ड रखा गया है, क्योंकि हाईकोर्ट का कोई भी ऐसा आदेश नहीं था। हाईकोर्ट ने साल 2019 से हुई भर्तियों की जानकारी पेश करने के भी सरकार को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि शिक्षक भर्ती की द्वितीय काउंसलिंग में याचिकाकर्ताओं के साथ साथ ओबीसी वर्ग के 1000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं और न ही लिखित में कोई कारण बताया गया है। आज जो फैसले हुआ है, आज ओबीसी आरक्षण से संबंधित 2 प्रकरणों की सुनवाई थी। जो होल्ड अभ्यर्थी हैं शिक्षा भर्ती से संबंधित, वो याचिकाएँ थी। जो मध्य प्रदेश शासन ने एक अधिसूचना जारी की थी कि याचिका क्रमांक 18-105/2021 में पारित अंतरिम आदेश के तहत इन अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया। वो याचिका खारिज हो गई। तो उन्होंने याचिका लगा के मांग की है कि भाई हमको नियुक्ति पत्र जारी अभी तक नहीं हुए हैं, सरकार ने कोई रीजन भी नहीं बताया। इस प्रकरण पे आज बहुत लंबी बहस हुई है और महाधिवक्ता के द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया एक प्रकरण का शिवम गौतम वाला प्रकरण है, जो मध्य प्रदेश शासन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करा चुका है। उसमें जो हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया था उसका हवाला दिया। तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई ये केस तो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतरिम आदेश हो तो आप बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतरिम आदेश नहीं है कि आप 87 पर रिजल्ट जारी करें, 13 होल्ड करें, पहली बात। दूसरी बात, जो शिवम गौतम वाली याचिका छत्तीसगढ़ के जिन मामलों में लिंक है, उन मामलों में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अंतरिम आदेश पारित कर दिया है और ये व्यवस्था दी है कि जो एग्जिस्टेंस रिजर्वेशन है उसके तहत इनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। तो वो आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जारी करने के लिए महाधिवक्ता से कहा। तो महाधिवक्ता ने उसमें कहा कि इसमें हम शासन का इंस्ट्रक्शंस ले लें। तो हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि भाई आपका कानून है, आप इसको क्यों लागू करना नहीं चाहते। तो महाधिवक्ता की तरफ से इसमें कोई समुचित जवाब नहीं आया और अंत में बहस में एक कंक्लूजन आया कि हाई कोर्ट का कोई भी ऐसा अंतरिम आदेश नहीं है जिसके तहत 87-13 का उल्लेख किया गया हो। एक याचिका है जो हरिशंकर बरोदिया, जो कि एससी कम्युनिटी के कैंडिडेट द्वारा दाखिल की गई थी, उस याचिका का लेख किया आज की सुनवाई में। तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि भाई एससी कैंडिडेट ने फाइल की है और इसकी ग्रीवेंस अलग है। इसके आधार पर आप जो होल्ड के फार्मूले की बात कर रहे हैं वो यहाँ लागू नहीं है। भाई कानून पर स्टे नहीं है तो कोई भी सर्कुलर, चाहे जीएडी का हो चाहे महाधिवक्ता का हो, कानून के सुपरसीड करके कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है। और माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित करके कहा गया है कि जो ओबीसी के 13% पद हैं, ये पद भरे नहीं जाएंगे, ये पद खाली रखे जाएंगे जब तक कि ये याचिका डिसाइड नहीं होती। क्योंकि अक्सर विभाग ये करते हैं कि वो वैलिडिटी समाप्त हो गई और भर्ती क्लोज कर दी। तो उस पर भी आज माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर दिया है और इसकी सुनवाई 4/4/2025 को नियत की है और ये डायरेक्शन दिया है कि 2019 से लेकर के सारे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स कोर्ट में दाखिल किए जाएं और इसको फाइनली डिसाइड करेंगे। अगले जो भर्ती होंगे उसमें जो 13% है वो होल्ड रखा जाएगा, लेकिन संविधान में देखिए अभी तो 13% होल्ड कर ही रहे हैं, उस पर अभी कोई हाई कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के आदेश को लागू करने के लिए महाधिवक्ता ने इंस्ट्रक्शन के लिए समय लिया है। आगे जो भर्तियां होंगी उसमें जो भर्तियां आगे हो रही वो तो अभी 87 पे ही जारी कर रहे हैं लोग। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत एक बार फिर से तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्राले का कहर देखने को मिला, जिसने पहले तो सड़क में चल रही एक स्विफ्ट कार को टक्कर मारी और फिर लापरवाही पूर्वक चलाते हुए मंडला की ओर जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बरेला थाना अंतर्गत शारदा चौक के पास मंडला से जबलपुर की तरफ आ रहे हैं तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्राले लापरवाही पूर्वक चलाते हुए जबलपुर की ओर आ रहे स्विफ्ट कार को जोरदार टक्कर मार दी और फिर आगे बढ़ते हुए मंडल की ओर जा रहे थे तो मोटरसाइकिल चालक को रौंद दिया। घटना के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल ही ट्राले को जब्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक मंडल के ही रहने वाले हैं, जो कि अपने घर जा रहे थे। बहरहाल उनकी पहचान की पतासाजी की जा रही है। थाना बरेला में शारदा चौक के पास मंडला से जबलपुर की ओर आ रही एक ट्राले ने पहले एक स्विफ्ट गाड़ी को टक्कर मार दिया और फिर एक मोटरसाइकिल वालों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया, जिसमें मोटरसाइकिल में जो 2 लोग थे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और स्विफ्ट में जो सवार थे वो घायल हो गए। इसमें तत्काल ट्राला को जब्त कर लिया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और दोनों जो व्यक्ति मृत हुए हैं वो मंडला क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। उनके बारे में पहचान स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए भेजा गया है। ट्राला मिल गया है और ड्राइवर भी हमारे हिरासत में है।